स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। आज फिर हम हाजिर हुए हैं एक नए वीडियो के साथ। आज फिर हम बिहार के STT के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप बिहार STT का एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे यहाँ से मैथ पढ़ सकते हैं। तो चलिए, बिहार के STT एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों को आज बिहार STT के एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्नों को आज फिर हम हल करेंगे। मैथ का आज फिर लेके आया हूँ सेशन, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आज फिर करेंगे। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन आज फिर हम करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक के साथ करेंगे और कंसेप्ट के साथ करेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यापारी 329 रुपया में एक वस्तु को बेचने पर 6% की हानि होती है। अगर एक व्यापारी 329 रुपये में कोई वस्तु को बेचता है तो उसे 6% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए, अच्छा एक बात बताइए, हानि कब होगा। हानि अगर आप कोई मान लीजिए कि मैंने ये मार्कर 10 रुपया में ख़रीदा है, मान लीजिए 10 रुपया में ख़रीदा है, अगर मैं इसे 8 रुपया में बेच दूं तो हानि मुझे कितना रुपया का होगा, 2 रुपया का होगा। तो हानि हमेशा क्रय मूल्य पे ही होता है। हानि हमेशा क्रय मूल्य पे काउंट किया जाता है। हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, यानी कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस, अगर किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस, मान लीजिए कि एक कलम का दाम 5 रुपया है, अगर आप इसको 5 रुपये में ख़रीद के अगर 4 रुपये में बेचते हैं तो आपको 1 रुपया का हानि होगा। तो हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। अब देखिए, इस चीज़ को हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। हानि, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, हानि भी कॉस्ट प्राइस पे होता है और हानि भी कॉस्ट प्राइस पे होता है, कॉस्ट प्राइस। और लाभ भी होगा तो लाभ भी कॉस्ट प्राइस पे होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये मार्कर आपने 10 रुपया का ख़रीदा और 11 रुपया में बेच दिया, अगर आप 11 रुपया में बेच दिए तो लाभ बराबर क्या होता है, आपका बेचा हुआ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी 11 रुपये में बेचे हैं, 10 रुपये में ख़रीदे हैं, तो 1 रुपया का लाभ होगा। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हानि और लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही काउंट किया जाता है, गिना जाता है। अब देखिए, इसी पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि 329 रुपये में एक वस्तु को बेचने पे 6% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस। हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो एक फार्मूला होता है कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस। अगर आपको लॉस होता है तो यहाँ पे माइनस लॉस कर देंगे, प्रॉफिट होता है तो प्लस प्रॉफिट कर देंगे। अब देखिए, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, 329 रुपया में हमने ख़रीदा, बेचा 329 रुपया में हमारा सेलिंग प्राइस है, और इंटू 100, और हमें कितना परसेंट का लॉस होता है बेचने पे, 6% का लॉस होता है। तो 100 माइनस 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 329 इंटू 100 बाई 94। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे, अगर 2 से इसको काटेंगे तो 47 बार में कटेगा, 2 से ये 50 बार में कटेगा, और 47 से ये 329 7 बार में कटेगा। ठीक है, तो 7 गुने 50 क्या हो जाएगा, 7 गुने 50 यानी कि 350 रुपया उसका क्रय मूल्य था। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, लेकिन क्या हमें इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, 329 इंटू 100 माइनस इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आइए इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को अगर हानि लॉस हो, अब मान लीजिए 6% का मतलब क्या होता है, 6% का मतलब होता है 6/10। अगर इसको काटेंगे तो 2 3 6, 2 से 50, ये क्या बन जाएगा, 3/50। अब देखिए,
आपने 50 रुपया का सामान खरीदा है, आप पे 3 रुपया का लॉस हो जाता है, तो वो सामान कितना का हो जाता है? 50 रुपया का सामान आपको 47 रुपया में हो जाएगा। यानी ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अब देखिए तो सेलिंग प्राइस क्या दिया है? 329। तो 47 को 329 करने में कितना गुना लगेगा? 7 गुना। तो 50 को 7 से गुना कर देंगे, 350 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? या इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 6% का हानि होता है। कोई भी अपने आप में 100% होता है। कोई भी अगर 1 रुपया भी है तो ये अपने आप में 100% है। ठीक है, तो 100 रुपया का हानि होता है, 100 रुपया पर 6% का हानि होता है, तो ये हो जाएगा 94। ठीक है, तो इसको भी आप काटिएगा 2 से, तो 50 बार में, ये कटेगा 47 बार में। ठीक, 47 गुना 7 329 होता है, तो 50 गुना 7 350 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर ऑप्शन सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? अब देखिए, गोले का, किसी भी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे दिया, सिर्फ 7 सेंटीमीटर आपका रेडियस दे दिया है 7 सेंटीमीटर, और आपसे सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ये पूछ लिया है। अब हमें क्या करना है? 4 पाई का मान हमें पता है, पाई का मान 22/7 होता है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आर स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर, तो अब 7 का स्क्वायर यानी 7 को हम 2 बार लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए एक 7 से एक 7 कट गया, 22 को 4 से गुना करेंगे तो 88 आ जाएगा, और 88 को 7 से गुना करेंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर सही हो जाएगा। देखिए सिर्फ कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड पूछ लेता है, सिर्फ आपको फॉर्मूला पे रखना है और उसको पुट करना है, जो संख्या दिया रहेगा, और आंसर आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा है, तो जीवा की लंबाई क्या होगी? अब देखिए 13 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 13 सेंटीमीटर रेडियस का 13 सेंटीमीटर रेडियस का हमें एक त्रिभुज बनाना होगा। मान लीजिए ये वृत्त का केंद्र है, तो यहाँ से एक 13 सेंटीमीटर पे हमको एक वृत्त बनाना होगा। मान लीजिए कि ये एक वृत्त है, अब ये हमारा रेडियस कितना है? 13 है। अब देखिए बोल रहा है कि जीवा क्या होती है? कॉर्ड। मान लीजिए यहाँ पे एक कॉर्ड है, और बोल रहा है कि वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे एक जीवा है। मान लीजिए यहाँ से केंद्र से यहाँ पे 5 सेंटीमीटर इसका जीवा, ठीक है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ये जीवा है। ठीक है, अब देखिए, अब हमें रेडियस दे दिया है 13 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए कि ये जीवा के एक पॉइंट से ये भी तो एक रेडियस ही होगा, ये भी जो हमारा होगा ये भी तो हमारा रेडियस होगा, इधर भी रेडियस होगा, इधर भी रेडियस। देखिए समझने की बात है, ये भी रेडियस होगा तो ये भी रेडियस ही होगा। ठीक है, तो मान लीजिए एक वृत्त का केंद्र अगर ओ है, ठीक है, इसको हम ओ मान लेते हैं। ठीक है, और जो जीवा पर लंब डाला गया है इसको एम मान लेते हैं, जो 5 सेंटीमीटर का लंब है इसको हम एम मान लिए। जीवा के पॉइंट को, एक पॉइंट को एक्स मान लिए, दूसरे को वाई मान लिए। ठीक है, अब देखिए तो ये तो हमारा रेडियस हो जाएगा, ये जो है जो जीवा के एक बिंदु से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी हमारा 13 हो जाएगा। तो हम एक वैल्यू अब एम वाई निकाल लेंगे, तो एम वाई क्या होगा? हमें पता है कि अगर किसी संख्या का अगर समकोण त्रिभुज बनता है तो कर्ण स्क्वायर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के, आधार का स्क्वायर का। अब देखिए मान लीजिए कि ये हमारा कर्ण है, ये हमारा लंब है, तो ये आधार हमको ये निकालना है। तो अगर हम एक वैल्यू निकाल लेंगे, एम वाई का वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमें एम एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो अब यहाँ से अगर हम आधार स्क्वायर निकालें
तो हमारा कर्ण क्या होगा, आधार स्क्वायर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यही होगा। तो अब देखिए यहाँ पे कर्ण क्या दिया हुआ है 13, तो यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस लंब क्या है 5, 5 का स्क्वायर। अब निकालेंगे तो 13 का स्क्वायर 169 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। जब इसको निकालेंगे तो 169 माइनस 25 144 होगा। तो हमारा आधार स्क्वायर अगर 144 है तो आधार क्या हो जाएगा, आधार हमारा अंडर रूट 144 हो जाएगा, यानी कि 12। अब देखिए तो हमारा my का वैल्यू अगर 12 आ जाएगा तो हमें पता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में समविभाजित करता है। ये एक प्रॉपर्टीज होता है जो हम बचपन में 8th 9th में पढ़े होते हैं, ठीक है। तो जीवा पे अगर कोई भी लंब डाला जाएगा तो वो केंद्र से, वृत्त के केंद्र से अगर जीवा पर लंब डाला जाता है तो जीवा को वो 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। अब देखिए my का वैल्यू हमें 12 मिल गया, तो mx का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 12। तो इन दोनों को जोड़ देंगे 12 प्लस 12, तो हमारा क्या आ जाएगा, जीवा का लंबाई टोटल 24 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा 24 आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि 10 प्रेक्षणों का माध्य 40 पाया गया, पुनः जांच करने के बाद पाया गया कि 45 के बदले गलती से 15 लिखा गया, तो इसका सही माध्य क्या होगा। अब देखिए माध्य क्या होता है, माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्या, सभी संख्या यानी जितना संख्या दिया रहा है उसका योग बट्टा सभी संख्या होता है, यही माध्य होता है। अब देखिए तो इसका सम क्या हो जाएगा। अब देखिए हमें पता है 10 प्रेक्षण है तो सम बराबर क्या हो जाएगा, सभी संख्या का जो माध्य दिया है माध्य इंटू सभी संख्या हो जाएगा। तो 10 गुना 40 यानी कि 400 इसका योग हो जाएगा, सभी संख्या का योग 400 हो जाएगा। अब देखिए इनमें भी 45 के बदले 15 लिखा गया गलती से। अब देखिए लिखना था हमको 45, हमने लिख दिया 15, यानी कि 45 में से 15 माइनस करेंगे, 45 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा क्या 30, ठीक है। यानी कि इस संख्या में 30 हमने कम लिखा है। तो टोटल माध्य हमारा क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा सभी संख्या का योग, यानी 400 प्लस 30, 400 प्लस 30 और संख्या कितना दिया है 10, तो ये हो जाएगा 430 बट्टा 10, 0 से 0 कट जाएगा तो 43 हमारा सही माध्य आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर 45 की जगह कुछ और या तो ज़्यादा भी लिखा जा सकता है, नहीं तो कम भी लिखा जा सकता है। तो इस तरीके क्वेश्चन को इसी तरीके से करेंगे, प्लस माइनस जहाँ करना होगा कर देंगे और सभी संख्या को जोड़ के उसका माध्य हम निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर हो तो इसकी परिमिति क्या होगी। अब देखिए समचतुर्भुज क्या होता है, ये एक मान लीजिए ये समचतुर्भुज हो गया, दोनों का विकर्णों का लंबाई दिया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे समकोण बनाता है, मान लीजिए कि ए बी सी डी और ये ओ, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। तो एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर, मान लीजिए डी ओ बी यानी डी से बी तक जो बी डी विकर्ण है इसका लंबाई 24 सेंटीमीटर है और ये दोनों बराबर भागों में काटता है। ये 90 डिग्री पे समचतुर्भुज का केंद्र जो होता है वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटता है, ठीक है। तो अगर बी डी जो विकर्ण है इसका लंबाई अगर 24 सेंटीमीटर मान लिए तो डी ओ का क्या हो जाएगा, डी ओ का 12 और इसका 12, यानी दोनों का 12 12 हो जाएगा 24, डी ओ और ओ बी दोनों 12 12 हो जाएगा। और दूसरे का बोल रहा है कि 32 सेंटीमीटर विकर्ण। अब मान लीजिए ए ओ ए सी विकर्ण है, इसका लंबाई हमको दिया है 32 सेंटीमीटर। अगर ये दोनों बराबर भागों में काटता है तो ओ सी क्या हो जाएगा, ओ सी का 16 हो जाएगा और ए ओ का भी 16 हो जाएगा। अब देखिए
तो अगर आप देखेंगे तो ये एक समकोण AOB, अगर आप त्रिभुज AOB लेते हैं तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अगर समकोण त्रिभुज में अगर मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, AOB एक समकोण त्रिभुज है और एक लंबाई हमारा 16 दिया हुआ है और OB का लंबाई 12 दिया हुआ है, तो AB का लेंथ हम कैसे निकालेंगे? तो AB स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर कर देंगे पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, वही यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब देखिए AO का वैल्यू कितना दिया है 16 का स्क्वायर प्लस OB का दिया है 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 400, ठीक है। तो AB का वैल्यू कितना आ जाएगा 20। अब देखिए AB का वैल्यू अगर 20 आ गया तो परिमिति हमें निकल जाएगा। परिमिति क्या होता है? परिमिति होता है 4 गुना 1 भुजा, 4 गुना 1 भुजा, यानी AB भी 20 हो जाएगा, BC भी 20 होगा, DC भी 20 होगा और AD भी 20 होगा। तो ये चारों 20 होगा, ठीक है। तो 4 गुना 1 भुजा, परिमिति क्या होती है 4 गुना 1 भुजा, तो 4 गुना 20 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 80 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी में अगर हमसे पूछ लेता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अगर क्षेत्रफल इसी में हमसे पूछता है तो क्षेत्रफल होता है, अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। मान लीजिए अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछता है तो ये हो जाता है 1/2, यानी दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 गुना अगर 24 और 32 का गुणनफल करते हैं तो ये हमारा, इससे गुना करते हैं हमारा क्षेत्रफल निकल जाता है। और ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि 3 के पावर x + 8 बराबर 27 के पावर 2x + 1, तो x का मान पूछा है, तो x का मान कैसे निकालेंगे? अब देखिए 3 के पावर x + 8 दिया है और 27 के पावर 2x + 1 दिया। अब देखिए अगर इस बेस को हम, इसका बेस और इसका बेस हम बराबर कर देंगे तो हमारा आंसर निकालने में सहूलत होगी। अब देखिए, अब ये तो 3 के पावर x + 8 है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर 3 का क्यूब कर देंगे तो ये इसका बेस 3 हो जाएगा, यानी 27 3 का क्यूब होता है। तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब इंटू 2x + 1, ठीक है। तो ये 3 का क्यूब 2x + 1, तो अब 3 से, इस 3 से हमारा काम ख़त्म हो गया। अब देखिए अब हमको क्या करना है कि x + 1 x + 8 को और 3 × 2x + 1 को बराबर कर देंगे। अब देखिए x + 8 को बराबर करते हैं 3 × 2x + 1 से। अब इसको करेंगे तो देखिए अब इसका सल्यूशन निकाल देंगे, आ जाएगा आंसर। तो x + 8 बराबर क्या हो जाएगा, 3 से 2 बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6x और 3 को 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3। अब देखिए इस 3 को अगर इधर भेजेंगे और इस x को उधर भेजेंगे तो ये 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये x उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब देखिए तो 8 माइनस 3 को इधर लाते हैं और इस x को उधर भेजते हैं तो 6x - x हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है कि 5x, 6 में से x गया, 6x में से 1x गया तो 5x बराबर, और 8 - 3 हो गए 5, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा, जो ऑप्शन है हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, फिर ऐसे ही क्वेश्चन लाएंगे बिहार के STT में। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अगर हमारे चैनल पे आप बिहार STT का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक